आज का केस फिर दिल्ली के एक पड़ोसी राज्य का है, जिसने टीवी, अखबारों और फेसबुक पर कोहराम मचा दिया था। आरोपी की मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया था कि वे लोग तो मेरे बेटे को पुलिस एनकाउंटर करने वाले हैं, वे लोग उस बेगुनाह को मार देंगे। इस राज्य में पहले भी ऐसे एनकाउंटर्स का इतिहास रहा है, इसलिए उसकी मां बहुत चिंतित थी। अनेक लोग टीवी रिपोर्टिंग के आधार पर ही एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। नाम पता वगैरह बदलकर बता रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन केस के मुताबिक जब 16 साल की सलोनी के माता पिता कहीं बाहर गए हुए थे और वह अपनी नानी के साथ घर में अकेली थी, तो अबीर ने उसके घर में घुसकर उसका रेप किया और जब वह विरोध करने लगी तो उसके शरीर पर चाकुओं से वार किए। सलोनी का विरोध जब जारी रहा और वह उसने हार नहीं मानी तो केरोसिन डालकर सलोनी के शरीर में आग लगा दी, जिससे वह तड़पती हुई जलकर मर गई। 376, 324, 302, 452 आईपीसी और 6 पोक्सो एक्ट वगैरह में केस दर्ज किया जा चुका था। फेसबुक, व्हाट्सएप, महिला संगठन और कुछ ऐसे मामलों में बहुत ज्यादा बोलने वाली एक महिला नेता, सब लोग आग उगल रहे थे और पुलिस दबाव में आ गई थी। उस हालत में कुछ तो संभव नहीं था, लेकिन एडवोकेट उदय ने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के सामने जाकर दलील रखी और पुलिस तथा प्रशासन के लिए नोटिस निकलवा दिया। एक महान जज और सुहृदय व्यक्ति जस्टिस एच.एल. दत्तू साहब उन दिनों उस संस्था के प्रमुख थे। उनकी निष्पक्षता हमारे लिए बहुत उपयोगी रही और यह पूरी बात तो किसी अन्य वीडियो में बताएंगे, लेकिन इससे अबीर की जिंदगी बचने की आस बंध गई थी। अब केस पर आते हैं। अबीर के माता पिता हमारे सामने बैठे थे। हम बहुत बारीकी से केस के कागजात पढ़ रहे थे और पीएम रिपोर्ट पर एक जगह हमारी निगाह ठहर गई। हमने फिर एफआईआर को दोबारा पढ़ा और हम इनको पढ़ ही रहे थे। अंत में हमने फाइल बंद की और अबीर के पिता गोविंद से कहा कि भगवान का धन्यवाद करो, आपका बेटा हमें बेकसूर लग रहा है, यह फॉल्स इम्प्लीकेशन का केस है, हम संभवतः उसको बरी करवा लेंगे। घटना स्थल पर क्या हुआ था यह जानने का हमारे पास कोई तरीका नहीं था। केवल उस एफआईआर, मेडिकल एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट्स ऑफ पीएम रिपोर्ट से ही जान पा सकते थे। इसलिए हमारे सामने चश्मदीद गवाह नानी, एमएलसी करने वाले डॉक्टर तथा पीएम रिपोर्ट वाले डॉक्टर सबसे महत्वपूर्ण गवाह थे। केस में क्या क्रॉस करना था, हमने यह टारगेट फिक्स कर लिया था और इस केस की सबसे कमजोर कड़ी मृतिका की पीएम रिपोर्ट ही लग रही थी। लगता था कि उसमें बहुत सारे भेद छिपे हुए हैं। क्रॉस सीखने वाले मित्र इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। हम वुंड्स के बारे में, घावों के बारे में कुछ गहरे भेद बताने वाले हैं। इंडियन लीगल सिस्टम से सहायता पाने के लिए इसका मेंबर होना जरूरी है। जब आप सामने लिखे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भेजते हो तो तत्काल ही आपको विधि लिखकर भेज दी जाती है, जिसके द्वारा आप हमारे मेंबर बन सकते हैं और हमारी सर्विसेज का लाभ लेते रह सकते हैं। इसलिए केवल व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा ही नानी ने गवाही दी थी कि पीड़िता के साथ अबीर ने रेप किया था। फिर जब वह शोर मचाने लगी तो अबीर ने चाकू से वार किया। वह खून से लथपथ हो गई तो अबीर ने वहीं रखा केरोसिन उसके ऊपर डालकर आग लगा दी। सलोनी चिल्लाने लगी। सलोनी का चिल्लाना सुनकर अबीर वहां से भाग गया। नानी ने सलोनी के माता पिता को सूचना दी और नानी का पूरा क्रॉस हम किसी अन्य वीडियो में दिखाएंगे। आज का क्रॉस डॉक्टर के लिए है। पीएम रिपोर्ट के मुताबिक, पीएम रिपोर्ट माने पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक डेथ वाज कॉज्ड बाय शॉक एंड हेमरेज एज ए रिजल्ट ऑफ एंटीमॉर्टम इंजरीज नंबर 2 and 5। एंटीमॉर्टम मरने से पहले इंजरी नंबर 2 और 5 के द्वारा जो भी रक्त स्राव हुआ था और उसको सदमा लगा था, उससे उस लड़की की मौत हो गई थी। सभी बर्न मार्क्स, जलने के निशान पोस्टमार्टम थे, यानी कि मरने के बाद लगे थे। और सबसे झंझट की बात यह थी कि इंजरी नंबर 7, 9 और 11 थी, जिन पर कोई मेडिकल ओपिनियन नहीं दिया गया था। यही वह पहेली थी जिसमें से अबीर की रिहाई का फरिश्ता बाहर आने वाला था। हमने डॉक्टर का क्रॉस शुरू किया। हमने सवाल पूछा, डॉक्टर आपकी पीएम रिपोर्ट एग्जिबिट PW13/C में मृत्यु का कारण शॉक एंड हेमरेज एज ए रिजल्ट ऑफ एंटीमॉर्टम इंजरीज नंबर 2 and 5 है। बताइए यह एंटीमॉर्टम इंजरीज नंबर 2 and 5 क्या हैं?
तो डॉक्टर ने बताया कि जो इसमें से इंजरी नंबर 2 है वह जुगुलर वेन को काट रही है, जिससे 10-15 सेकेंड में मृतक का ब्रेन डेड हो गया होगा, और इंजरी नंबर 5 ने मृतक के हृदय पर एवी नोड को काट दिया था, जिससे मृतक की तत्काल हृदय रुक जाने से मृत्यु हो गई होगी। हम आपको एक छोटी सी स्लाइड साथ साथ दिखा रहे हैं, यह देखिएगा सामने स्क्रीन पर। यह ब्लू स्टार जो दिखाई दे रहा है यह जुगुलर वेन का जो सिर में खून सप्लाई करती है उसका भाग है, और उसके नीचे ये दूसरी स्लाइड में येलो स्टार दिखाई दे रहा है, वह एवी नोड ऑफ द हार्ट को दिखा रहा है। दिल में धड़कनों के लिए यह एवी नोड जिम्मेदार होता है, यहाँ करंट का फैलाव होता है। बहुत प्रोफेशनल किलर्स अपने शिकार को इन्हीं स्थानों पर वार करके मारते हैं ताकि शिकार बोल भी ना पाए और उसकी मृत्यु तत्काल हो जाए। हमने इसके बाद डॉक्टर से दूसरा सवाल पूछा, क्या इन 2 इंजरीज के बाद कोई भी व्यक्ति चिल्ला सकता है डॉक्टर? गवाह ने कहा, नहीं, संभव ही नहीं है कि वह चिल्ला जाए। हमने आगे पूछा, यदि उस घायल को जिसे इंजरीज नंबर 2 और 5 लगी हो उसको जला दिया जाए तो क्या उसका चिल्लाना संभव है? डॉक्टर ने कहा, नहीं, बिल्कुल भी संभव नहीं है। 2 और 5 के बाद तो कुछ किया ही नहीं जा सकता, उसकी मृत्यु तत्काल हो जाएगी। अब हमने डॉक्टर के लिए एक कानूनी जाल बनाना शुरू कर दिया था। डॉक्टर, ये जो इंजरीज नंबर 2 और 5 हैं, यह आपको कैसे पता लगा कि ये मृत्यु पूर्व चोट हैं, यानी कि एंटीमॉर्टम इंजरीज हैं? डॉक्टर ने कहा, एंटीमॉर्टम इंजरीज की पहचान उसको देखकर की जाती है। जितने भी मृत्यु पूर्व चोट होती है, एंटीमॉर्टम इंजरीज होती है, उसके किनारों पर सूजन मिलती है, बाहर को उभरे हुए किनारे हो जाते हैं, घाव की दीवारें एक दूसरे से दूर होती हैं और उनके बीच में गैप रहता है। चोट में से खून निकलता रहता है या निकल चुका होता है, और आसपास के जो बॉडी टिश्यूज हैं उनमें या तो लालिमा होती है या नीलापन होता है, और उसमें से निकले हुए खून का काफी हिस्सा जम चुका होता है। इन्हीं सब चिन्हों को देखकर हम ये पहचान करते हैं कि यह चोट एंटीमॉर्टम है या नहीं है। तो डॉक्टर, मृत्यु बाद यानी कि पोस्टमार्टम इंजरीज के क्या लक्षण होंगे? चोट 2 तरह की हो सकती है ना, आप देखेंगे, या तो मरने से पहले चोट लगी हो तो वह एंटीमॉर्टम इंजरी कहलाएगी, और जो मरने के बाद लगी हो तो वह पोस्टमार्टम कहलाएगी। तो अब हमने डॉक्टर से पोस्टमार्टम इंजरीज के बाबत पहचान पूछी। डॉक्टर ने कहा कि ये जो एंटीमॉर्टम इंजरीज वाले लक्षण हैं ये सारे उल्टे हो जाएंगे। चोट के किनारों पर सूजन नहीं होगी, किनारों पर उभार नहीं होगा, घाव की साइड्स के बीच में कोई गैप नहीं होगा, चोट में से खून नहीं निकला हुआ होगा, और घाव के आसपास नीलिमा या लालिमा नहीं होगी। डॉक्टर को यह बिल्कुल भी एहसास नहीं हो पा रहा था कि वह किस पेड़ पर चढ़ चुका है। अब हम उसे उस पेड़ की फुनगियों की तरफ धकेलने लगे थे ताकि अपने बोझ से वह नीचे आ गिरे। हमने पूछा, अच्छा डॉक्टर, जब आप रिपोर्ट बनाते हो तो क्या हर महत्वपूर्ण बात को लिखते हो, या आप लोग कई बार पूरी बातें न लिखकर लापरवाही भी कर देते हो? यह मनोवैज्ञानिक सवाल था। आप सब लोग इस सवाल की भाषा को ध्यान से समझें, आपको पता लगेगा कि हम लोग आपको क्रॉस तैयार करवाने में क्यों कम से कम 2 हफ्तों का वक्त लेते हैं। एक एक सवाल 5 बार शोधित किया जाता है कि उसका उत्तर वही प्राप्त हो जो हम चाह रहे हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में भी डॉक्टर ने कहा, नहीं, हम कभी कोई ऑब्जर्वेशन को छोड़ते नहीं हैं, हर बात को लिखते हैं और क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। हमने अंतिम सवाल पूछा, अच्छा डॉक्टर, अब आखिर में यह बता दीजिए कि यदि किसी घाव पर स्वोलन, अवर्टेड, रिट्रैक्टेड एंड गैप ना लिखा हो, साथ ही हेमरेज, कंट्यूजन या कोगुलेशन ऑफ ब्लड ना लिखा हो, तो उस घाव के बारे में क्या कहा जाएगा? तो उन्होंने कहा कि ऐसा घाव तो मृत्यु बाद चोट ही हो सकता है, पोस्टमार्टम इंजरीज ही हो सकती है कि मरने के बाद उसको मारा गया हो। हमने कहा, थैंक यू डॉक्टर फॉर सच ए वंडरफुल इन्फॉर्मेशन टू अस एंड बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट। बस अब यह अंतिम 2 सवाल और बता दीजिए। यह जो इंजरीज नंबर 7, 9 और 11 हैं जो मृतिका के शरीर पर हैं, वे शरीर के किन हिस्सों में लगी थी? तो डॉक्टर ने बताया कि इंजरी नंबर 7 व 9 नाभि के नीचे हाइपोगैस्ट्रियम में लगी थी, और इंजरी नंबर 11 पोस्टीरियर थाई पर लगी थी, यानी कि जंघा के पिछली ओर। हमने डॉक्टर से पूछा, क्या यह बात सही है डॉक्टर कि इंजरीज नंबर 7, 9 और 11 पर स्वोलन, अवर्टेड, रिट्रैक्टेड, गैप, हेमरेज, कंट्यूजन, कोएगुलेशन वगैरह कुछ भी ऑब्जर्वेशन नहीं लिखी हुई है?
डॉक्टर ने जवाब दिया, हाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। और हमने डॉक्टर को धन्यवाद कहा। डॉक्टर का क्रॉस खत्म कर दिया। फाइनल आर्गुमेंट्स के वक्त हमने दो सबसे बड़े आर्गुमेंट कोर्ट के सामने रखे। पहला आर्गुमेंट था कि मेडिकल एविडेंस के मुताबिक जब चाकू के वार से ही मृत्यु हो चुकी थी तो फिर आग लगाए जाने पर चीख कौन रहा था। इस बाबत प्रोसिक्यूशन केस का कोई स्पष्टीकरण रिकॉर्ड पर नहीं है। और दूसरा आर्गुमेंट हमने रखा, यदि प्रोसिक्यूशन के मुताबिक चाकू के वार से करके मृत्यु को कारित किया गया था तो उसके बाद आग लगाई गई थी, तो आग के बाद भी इंजरीज नंबर 7, 9 व 11 किसने मारी हैं, जो कि मृत्यु के बाद मारी गई इंजरीज हैं। प्रोसिक्यूशन के अनुसार तो आरोपी आग लगते ही भाग गया था। फिर इंजरीज नंबर 7, 9, 11 को मारने के लिए वहां कौन आया? प्रोसिक्यूशन किसी को बचाने के लिए आरोपी अबीर को झूठा फंसा रहा है। और आप देखेंगे कोर्ट ने हमारी बात समझी और हमारे आरोपी को बरी कर दिया। आप फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स हो या यंग एडवोकेट कॉलीग्स हो, हम अपने डिस्टेंस एडवोकेसी के द्वारा आपको कोर्ट केसेस में सही रास्ता दिखा सकते हैं। आपके क्रॉस एग्जामिनेशन, एप्लीकेशन, फाइलिंग आदि को तैयार कर सकते हैं तथा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, FSL एक्सपर्ट्स, DNA रिपोर्ट्स आदि का रहस्य खोल सकते हैं। एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 91, 207 या 311 CRPC के लिए आपको रास्ता दिखा सकते हैं। हमारी हर एक वीडियो में आपके लिए कोई न कोई सफलता का सूत्र छिपा हुआ है। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.indianlegalsystem.org पर जाकर आप अपने सरल भाषा में यह सब जानकारी पा सकते हैं। हमसे व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करें, मेंबरशिप लें और सहायता पाएं। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए प्रणाम।